हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी इलेक्शन में गलत तरीके से विक्ट्री हो गई हो, जैसे बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग या कैंडिडेट ने पैसे बांटे हो, तो ऐसे इलेक्शन को कैसे चैलेंज करेंगे। तो हम पटना हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन को फाइल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्शन पिटीशन क्या होता है, ये कब फाइल की जाती है और ये कब तक हम फाइल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन पिटीशन में एक स्पेशल कोर्ट केस होता है जो सिर्फ हाई कोर्ट में फाइल होता है। इस पिटीशन का पर्पस होता है इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करना, जब आपको लगता हो कि इलेक्शन फेयर नहीं था या किसी ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हो। इलेक्शन पिटीशन कौन से ग्राउंड्स पर फाइल होती है? तो इलेक्शन पिटीशन आपको जिस ग्राउंड्स पे फाइल होती है वो है बोगस वोटिंग हुई हो, बूथ कैप्चरिंग हुआ हो, मनी या लिकर डिस्ट्रीब्यूट की गई हो यानी ब्राइबरी यूज़ हो, वोटर को धमकी दी गई हो, अंडर इन्फ्लुएंस, नॉमिनेशन इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ हो, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड था फिर भी इलेक्शन जीत गया। ये सारे ग्राउंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 100 में दिए गए हैं। देखिए, तो अगर आपको पिटीशन इसमें फाइल करना है तो ये पिटीशन फाइल होता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 80 से 86 के बीच में। पिटीशन केवल इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन की तारीख से 45 दिन के अंदर ही दाखिल की जा सकती है। अगर 45 दिन क्रॉस हो गए हैं तब हाई कोर्ट पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। पिटीशनर को एलिगेशंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, मिसकाउंटिंग, फ्रॉड, इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन, कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 9, 10, बूथ कैप्चरिंग, ब्राइबरी, अंडर इन्फ्लुएंस, बोगस वोटिंग, इन सभी को मेंशन करना होता है मटेरियल, फैक्ट्स एंड पर्टिकुलर्स के साथ। तो चलिए समझते हैं कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है इलेक्शन पिटीशन का। कॉज ऑफ एक्शन, कौन सी कानूनी वजह है चुनाव को चुनौती देने की। करप्ट प्रैक्टिस के स्पेसिफिक डिटेल्स, डेट, प्लेस या कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट रूल 94A प्लस CPC ऑर्डर 6 रूल 15 के तहत। फिर इसमें नेसेसरी पार्टी कौन कौन से थे, जैसे कि सक्सेसफुल कैंडिडेट प्लस अदर एज पर सेक्शन 82 रिलीफ, चुनाव रद्द करने या खुद को इलेक्ट घोषित करना है, क्या आपको रिलीफ चाहिए कोर्ट से। आइए अब हम समझते हैं कोर्ट प्रोसीजर के बारे में। स्क्रूटनी, सबसे पहले हाई कोर्ट चेक करता है कि पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं है, टाइम लिमिट के अंदर, प्रॉपर एफिडेविट है या नहीं, नोटिस, अगर पिटीशन सही है तो कोर्ट अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजता है, रिटन स्टेटमेंट, रिस्पोंडेंट अपना डिफेंस फाइल करते हैं कि एलिगेशंस गलत है, इश्यूज फ्रेम कोर्ट डिसाइड करता है कि किस किस पॉइंट पर एविडेंस होगी। मीन्स इशू तैयार होते हैं, एविडेंस एंड विटनेस डिपोजिशन। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है विटनेस एग्जामिनेशन और एविडेंस स्टेज, जिसमें हम विटनेस को एग्जामिन करते हैं और एविडेंस देते हैं। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होता है जिसमें दोनों पक्ष अपना लीगल सबमिशन करते हैं और तब जजमेंट आता है कि इलेक्शन वैलिड है या फिर रद्द कर दिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट में इलेक्शन फाइलिंग के समय आपको ये सब देना होता है। प्रॉपर पिटीशन आपको देना होगा,
फिर इलेक्शन रिजल्ट या टेस्टेड कॉपी, विटनेस के लिस्ट, एफिडेविट, फिर वेरिफिकेशन, कोर्ट फी, वकालतनामा और नेसेसरी पार्टी जिनसे इलेक्शन जीता हो, या रिटर्निंग ऑफिसर अगर आपको नीड पड़े तो। नाउ चलिए अब बिगेस्ट पार्ट की बात करते हैं, विटनेस डिपोजिशन इन इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन में विटनेस का रोल बहुत पावरफुल होता है। कोर्ट के सामने एक एक विटनेस आता है और अपनी आंखों देखी कहानी बताता है, कैसे बोगस वोटिंग हुई, कैसे इलीगल वोट्स पड़े, किसने पैसे बांटे, या कैसे काउंटिंग मैनिपुलेट हुई। विटनेस एग्जामिनेशन के 3 स्टेज होते हैं। पहला है आपका एग्जामिनेशन इन चीफ, एफिडेविट, एविडेंस। एग्जामिनेशन इन चीफ मोस्टली एफिडेविट फॉर्म में होता है। विटनेस अपना रिटन स्टेटमेंट देता है, कौन सी डेट को क्या हुआ, किसने क्या किया। जैसे कि मैं पोलिंग एजेंट था बूथ नंबर 32 पर, वहाँ 10 बजे बोगस वोटिंग स्टार्ट हो गई। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को रिटर्न में कंप्लेन कर दिया है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, सबसे पावरफुल स्टेज। क्रॉस एग्जामिनेशन वो स्टेज होता है जहां अपोजिट लॉयर विटनेस से सवाल पूछ के सच को एक्सपोज करते हैं। विटनेस की क्रेडिबिलिटी, इंटेंशन और ट्रूथ वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि आप क्रॉस क्वेश्चन में समझिए, आप कौन से बूथ पर थे, आपने कंप्लेन किस ऑफिसर को किया, क्या आपके पास कंप्लेनेंट की कॉपी है, आपने किस करप्ट कैंडिडेट का नाम लिया। कोर्ट यहाँ देखता है विटनेस सच बोल रहा है या बस एलिगेशन लगा रहा है। फिर री एग्जामिनेशन होता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए तो एडवोकेट फिर से विटनेस से क्लैरिफिकेशन लेते हैं, इसको कहते हैं री एग्जामिनेशन। उसके बाद कोर्ट क्वेश्चनिंग करता है आपका अंडर सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट। जज भी विटनेस से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग होती है। ईवीएम रिपोर्ट, वोटर लिस्ट, फॉर्म 20, सीसीटीवी फुटेज आदि को एग्जिबिट नंबर देके रिकॉर्ड में लिया जाता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें समनिंग भी किया जाता है विटनेस को। जैसे कोर्ट समन इशू करता है फॉर्म 1 ऑर्डर 16 सीपीसी के तहत, बूथ ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, वोटर, काउंटिंग ऑफिसर्स सबको बुलाया जाता है। अब आप समझिए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या पेपर जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं इसमें लगाना। सिर्फ बोलने से केस नहीं जीते जाते, डॉक्यूमेंट प्रूफ भी तो होना चाहिए। जैसे फॉर्म 17A वोटर्स रजिस्टर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग और बूथ कैप्चरिंग, सीसीटीवी फुटेज, वोटर लिस्ट, काउंटिंग सीट, फॉर्म 20 कंप्लेनेंट लेटर्स टू आरओ, कलेक्टर, एफिडेविट ऑफ पोलिंग एजेंट। जब एविडेंस कंप्लीट हो जाता है तब एडवोकेट ओरल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कोर्ट चेक करता है क्या इरेगुलरिटी ने इलेक्शन रिजल्ट को सब्सटेंशियली इफेक्ट किया। अगर हाँ तो इलेक्शन सेट असाइड हो सकता है या कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो जज क्या चीज़ पर फोकस करते हैं? जज फोकस करते हैं क्या एलेज करप्ट प्रैक्टिस प्रूव हुई, क्या इलेक्शन रिजल्ट पर उसका सब्सटेंशियल इफेक्ट पड़ा, क्या रिलीफ देने का ग्राउंड है। तो इस इलेक्शन पिटीशन को हाई कोर्ट में ही हम फाइल करते हैं। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन पिटीशन के बारे में ये है, ये एक लौता पिटीशन होता है जो कि हाई कोर्ट में ऐसा पिटीशन होता है जिसमें कि विटनेस डिपोजिशन किया जाता है, जिसमें आप हाई कोर्ट में ही सिर्फ देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, री हो रहा है। अदरवाइज हाई कोर्ट के किसी भी केसेस के पिटीशन जब फाइल किए जाते हैं तो उनके केस प्रोसीडिंग्स के दौरान विटनेस डिपोजिशन नहीं किया जाता है। तो ये एक लौता ऐसा पिटीशन है, याद रखिए, जिसमें हम विटनेस डिपोजिशन भी करते हैं। इसीलिए अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आप इलेक्शन पिटीशन में अगर विटनेस डिपोजिशन हो रहा हो तो आप वो जाके देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में कैसे विटनेस डिपोजिशन किया जाता है, जैसे ट्रायल कोर्ट में होता है उसी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इलेक्शन पिटीशन सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि ये डेमोक्रेसी
का प्रोटेक्शन टूल है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ नाम का नहीं पर सच में फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्शन पिटीशन के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसी तरीके की और भी लीगल टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं।